हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम। ये है अपनी चाय पत्ती वाली क्लास। कल कहा था ना, कल से स्टार्ट करी हमने। तो ये जो क्लास है, इसमें हम एक अपना कैप्सूल सीरीज है हिंदी साहित्य का। इसमें हम कंप्लीट समरी देखते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है सुमिरनी के मन के। इस निबंध की हम देखेंगे चैप्टर इस समरी कंप्लीटली, चूंकि इसमें छोटे छोटे 3 निबंध हैं और फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी अपन देखेंगे। ये क्लास कंटिन्यू अपनी रेगुलर जो है वो मॉर्निंग में आपको मिलती है। और इससे पहले एक क्लास आपको मिलती है, आपने जरूर देख ली होगी, जो हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज है, वो पहले अब मिलेगी आपको। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। टाइम कम बचा है, इसलिए देखना, बहुत फुर्ती से चलेंगे अपन, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सुमेरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध दिए गए हैं। अब देखो यहां से पहली लाइन से ही प्रश्न बन सकता है कि सुमेरनी के मन के साहित्य की किस विधा में जाता है, या साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। तो ये सुमेरनी के मन के जो है ये लघु निबंध है, मतलब छोटे छोटे निबंध है। तो मतलब निबंध की श्रेणी में जाता है ये। ऐसे नहीं कि भाई सुमेरनी के मन के ऐसा नाम है तो ये कहानी में जाएगा, नहीं जाएगा, कहानी में नहीं है, ये लघु निबंध है। कितने हैं? तो 3 लघु निबंध है। पहले लघु निबंध का नाम है बालक बच गया। अब एक एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि बालक बच गया का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। दूसरा है घड़ी के पुर्जे, इसका प्रतिपाद्य क्या है, घड़ी के पुर्जे से क्या लेखक आखिर क्या बताना चाहता है, किस पर व्यंग्य किया है। तीसरा है ढेले चुन लो, तो ढेले चुन लो का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें क्या बताया है लेखक ने, किन चीजों के बारे में बात करिए। या फिर इनसे और छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि भाई जैसे प्राचीन काल में जो विवाह की जो रीति रिवाज होते थे, जो परंपराएं होती थी, उसमें से जो दीन बंधु का एक उपन्यास है उसका क्या नाम दिया हुआ है, या फिर शेक्सपियर के एक नाटक का नाम लिखा हुआ उसका क्या नाम है, या फिर उस समय विवाह की क्या प्रथा थी, या जो मिट्टी के इतने प्रकार के ढेले होते थे, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के, कौन सा ढेला उठाने से किस प्रकार की संतान होती थी। तो ये ऐसे सारे के सारे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे लिया हुआ है बालक बच गया, एक लघु निबंध जो है बालक बच गया। अब बालक बच गया है ना, निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? इसका मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। जैसे मान लीजिए वो बच्चा था, आपको याद है ना, अभी हम पढ़ेंगे, उस छोटे बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न और उसके उत्तर रटा दिए, बालक उत्तर देता जा रहा है, देता जा रहा है। लेखक भी कह रहा है कि भाई उसने ये भी दे दिया और वो भी दे दिया और सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। लेकिन जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जब उससे पूछा, एक एक्चुअल जो एक स्वाभाविक प्रश्न जब बच्चे से पूछा, तो उसका जो बाल मन था ना, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी वो निकल करके बाहर आ गई। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को दबाया नहीं जाए, बच्चे को रटाया नहीं जाए, बच्चे पर शिक्षा थोपी नहीं जाए, लेकिन बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए, उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि बच्चा अपने आप ही क्या करे, शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दे। जैसे आप, है ना, अब आपको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए तो आप अब इच्छा से, अपनी रुचि से पढ़ेंगे। तो देखो, तो ये तो हो गया पहली हमारी जो है उसका पहले जो पहला निबंध है कि बालक बच गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से उसे शिक्षा दी जाए। दूसरा अपना जो निबंध है वो है बच्चों घड़ी के पुर्जे। और इस घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक ने धर्म के जो उपदेशक हैं उन पर व्यंग्य किया है। क्यों व्यंग्य किया है? कि धर्म के उपदेशक क्या कहते हैं, आम जनता से या सभी लोगों से कहते हैं भाई ये धर्म पर जो है हमारा अधिकार है, हम जो कुछ भी आपको बताते हैं उसको आप तो कान ढलका करके सुन लो, आप उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न मत करो, आप ये मत पूछो ये कैसे होता है वो कैसे होता है, नहीं, आपको केवल क्या करना है कि आपको तो केवल जो बताया जाता है उसको सुनना है। और फिर वो घड़ी का उदाहरण देते हैं कि घड़ी आपको केवल देखना है, समय देख लो या किसी से पूछ लो, उसके पुर्जे मत खोलो। तो लेखक कह रहा है भाई पुर्जे क्यों नहीं खोले, पढ़ा लिखा आदमी है, अगर समझदार व्यक्ति है, अगर जिज्ञासा है उसमें, अगर वो जानना चाहता है तो घड़ी के पुर्जे क्यों नहीं खुले। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति धर्म के बारे में जानना चाहता है तो क्यों नहीं जाने। तो ये इस पर व्यंग्य किया है कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर व्यंग्य किया गया है। तीसरा है ढेले चुन लो। तो इसमें क्या है कि हमारे जो लोक विश्वास है उसमें जो अंधविश्वास और जो मान्यता है उस पर चोट की गई है।
कि भाई आप ये मिट्टी चुन लेगा तो ऐसी संतान हो जाएगी, या इस प्रकार की मिट्टी अगर किसी ने उसने चुन ली और अगर उसकी शादी हो गई वो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे कैसी बात करते हो, एक मिट्टी के ढेले से इंसान तो कहीं से कहीं पहुंच गया है, अंतरिक्ष में पहुंच गया है। आज तो विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नतियां हुई है, जमाना एआई का है ना, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और आप कहते हो कि ढेले और ये पुरानी परंपरा है और ये पुराने विश्वास। थोड़ा सा बाहर निकलो, मन को खोलो। तो ये इस तरीके से जो है वो लेखक यहाँ पे चीजें बता रहा है। तो ये 3 निबंध हम पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हमारा निबंध है बच्चों कि बालक बच गया। बालक बच गया, बात कुछ इस प्रकार की है। बालक बच गया, बात कुछ इस प्रकार की है कि पहले तो कि ये लघु निबंध का जो मूल प्रतिपाद्य वो है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, हमने इसे देख लिया है। लेखक का मानना है कि व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए या शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। मनुष्य मूल उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा विकास हो, व्यक्ति का विकास हो। आगे क्या कहता है, हमारा लक्ष्य मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना होना चाहिए। अगला है, आगे लिखा है कि मनुष्य बचा रहेगा तो समय आने पर शिक्षित भी हो जाएगा। लेकिन भाई इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। जागरूक होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने उदाहरण देकर के यह बताने की कोशिश की है कि हमें बच्चे पर शिक्षा लादनी नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति हमें क्या करना चाहिए, रुचि जागृत करनी चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है। अब लेखक यहाँ पे एक घटना का वर्णन करता है। घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी बस ऐसे सुनते जाओगे ना, आप क्या ना, जैसे अगर मॉर्निंग में जल्दी अगर उठ जाते हो, क्योंकि उठना चाहिए, अब तो टाइम कम बचा है, तो अब आप सोए सोए भले बैठ करके बिस्तर में ही अगर बैठ करके आपने अगर सुन लिया इसे, तब भी आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करो लिखने की, लिखने का अभ्यास करो, चीजों को लिख लिख करके याद करो बच्चों। तो एग्जाम में जब आप लिखोगे 3 घंटे 3.25 घंटे आपको लिखना पड़ेगा ना। अगर अभी से आपकी हैबिट है तो आप लिख पाओगे, अदरवाइज पहले दिन लिखोगे थोड़ा बहुत और हाथ अटक जाएगा, दूसरे दिन हाथ जो है वो जाम हो जाएगा, लिख नहीं पाओगे। इसलिए लिखने की आदत डालो। तो देखो भाई, घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक स्कूल था, स्कूल का एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में लेखक महोदय को बुलाया गया। लेखक महोदय वहां पे गए, मंच सजा हुआ था और हाजिर था सामने एक छोटा सा बच्चा। उस छोटे से बच्चे का प्रदर्शन किया जा रहा था। ध्यान से सुनिए, लेखक को बुलाया गया, वहां के जो प्रधान अध्यापक थे उनका 8 वर्षीय पुत्र, उम्र याद रखना 8 वर्षीय, क्योंकि यही तो बात है ना, शिक्षा की सही उम्र होनी चाहिए। तो उम्र की बात हो रही, विशेष करके इस पे ध्यान दिया है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि बालक की उम्र क्या थी, तो बालक था 8 वर्ष का। अब उसका हुलिया बताया जा रहा है, मुंह उसका पीला था, आंखें उसकी सफेद थी, नीचे की ओर झुकी हुई थी। मतलब क्या था, बच्चा अभी झिझक रहा था, बच्चे को शर्म आ रही थी, तो ऐसे देख रहा था, ऊपर नहीं देख रहा था, सामने नहीं देख पा रहा था। उस बालक का ज्ञान जांचने के लिए उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब जब प्रश्न पूछे जा रहे थे तो बालक आंसर भी देता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें उसे रटाई जा चुकी थी। तो क्या था कि उसने धर्म के 10 लक्षण बता दिए। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि बालक ने धर्म के कितने लक्षण बताए थे, तो बालक ने धर्म के कितने बताए, 10 लक्षण बता दिए थे। 9 रसों के उदाहरण दे दिए। रस कितने हैं माने गए हैं, वैसे मूल रस 9 थे, बाद में 2 और जोड़ दिए तो 11 हो गए, लेकिन बालक ने पूरे 9 रसों के नाम भी बता दिए। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि कितने रसों के नाम बताए थे बालक ने, भाई 9 रसों के नाम बता दिए। उसने पानी के 4 डिग्री से नीचे ठंडक में फैल जाने तथा उससे मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है यह भी बता दिया। आपने देखा होगा जैसे सर्दी का समय, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे जाता है तो बर्फ बन जाती है, पानी जम जाता है। और इसी तरीके से समुद्र है, नदी है, तालाब है, वहां पे पानी जम जाता है अगर इसी प्रकार का टेम्परेचर नीचे आता है तो। लेकिन उसके नीचे जो है ना, पानी के ऊपर तो बर्फ बन गई, लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहती है। जैसे बर्फ पिघलेगा दिन में फिर मछलियां दिख जाती है। तो ये कैसे होता है, तो नीचे पानी नहीं जमता है, खाली ऊपर ऊपर परत जमती है। तो ये भी बच्चे ने बता दिया। आगे देखते हैं, उसके बाद फिर देखो क्या हुआ। हाँ, चंद्र ग्रहण का कारण भी बताया कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, यह भी बच्चे ने बता दिया। और क्या बताया, इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वां जो था, है ना। अब देखो वहां पे नामों की कमी है, तो भाई वहां पे जैसे हेनरी पहला, हेनरी दूसरा, हेनरी तीसरा, हेनरी चौथा, हेनरी 5वां, हेनरी 8वां, तो ऐसे राजाओं के नाम होते हैं, है ना। अपने तो नामों की भरमार है। तो हेनरी 8वें की जितनी स्त्रियां थी, जितनी पत्नियां थी, उन सबके नाम भी बता दिए बालक ने। कितना इंटेलिजेंट है सोचो आप, रटाई गई चीजें हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ देखो, उसने पेशवाओं के राज के काल के बारे में भी बता दिया। अपने जो महाराष्ट्र में जो पेशवा थे, है ना, उनका पूरा इतिहास जो पूछा गया, उस इतिहास से रिलेटेड प्रश्न वो भी बता दिए भाई।
फिर बालक से पूछा गया तो क्या करेगा। जब ये प्रश्न पूछा तो बालक ने कहा मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा, मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। सभी उपस्थित लोग बालक चातुर्य की प्रशंसा कर रहे थे। वाह, कितना इंटेलिजेंट बालक है, कितना होशियार बच्चा है भाई, है ना। उसके पिता यानी जो हेडमास्टर थे उस विद्यालय के, जो संस्था प्रधान थे, उनका हृदय उल्लास से भरा था। वाह, मेरा बेटा होशियार है। और एक बूढ़े महाशय ने उससे उस पर हाथ फेरा, है ना, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और पूछा, बोल बेटा इनाम में क्या चाहेगा, तुझे क्या इनाम चाहिए। जब बच्चे को इनाम मांगने के लिए कहा, अब बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आ गया। अब बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चॉकलेट दे दो, बच्चे को लड्डू दे दो, बच्चे को पेड़ा मावा दे दो, तो बच्चे को यही चाहिए भाई। तो बालक का पिता और अध्यापक, उस विद्यालय के जो अध्यापक थे, सभी उत्सुकता से देख रहे थे, देखते हैं बच्चा कौन सी किताब मांगता है। अब बालक के मन में बनावटी और असलियत की लड़ाई चलने लगी। वह अपने असली रूप में उतर आया और बोला, मैं लड्डू लूंगा। अब देखो, अब बालक के मन की जो अंदर जो मूल प्रवृत्ति थी वो निकल गई। उसकी इच्छा सुनते ही पिता और अध्यापक निराश हो गए और जो है वे तो उससे किसी आदर्शवादी चीज मांगने की बात जो है की आशा कर रहे थे। बच्चे की आंतरिक भावना को नकार रहे थे, उसकी बाल प्रवृत्ति का गला घोंट रहे थे। ये सारी चीजें लिखना। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो बालक बच गया, जो अपना लघु निबंध है, इसमें बालक पर जो शिक्षा थोपी गई थी उससे क्या क्या नुकसान हो रहे थे, तो आप सारी चीजें कि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाया गया था, बच्चे की जो उसकी जो बाल प्रवृत्ति थी उसकी आंतरिक भावनाओं को नकार दिया गया था, है ना, उस पर इच्छाएं थोपी गई थी। और लेकिन बच्चे के द्वारा लड्डू मांगा जाना उसकी जीवित पुकार की निशानी थी। हम बालक पर कृत्रिमता को देर तक नहीं लाद सकते, बच्चे को सच्चाई बने रहने देना चाहिए। तो ये बच्चों भाई हमने पढ़ा है एक लघु निबंध जिसका शीर्षक था बालक बच गया। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे। किसके पुर्जे भाई, घड़ी के पुर्जे। अब देखो आराम से समझ लीजिए, वैसे मैंने इसको बता दिया मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है। धर्म के उपदेशकों पर जो व्यंग किया गया है कि वो कहते हैं कि आप धर्म के बारे में मत जानो। तो इस पाठ में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। एक एक लाइन में आप जो इसका जो प्रतिपाद्य तीनों का जरूर याद कर लेना। क्या है कि प्राय धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। धर्म उपदेशक कहते हैं कि आप धर्म के बारे में, धर्म के जो मूल रहस्य है उसको जानने की इच्छा मत करो, बस जो कहा जाए उसको कान ढलका करके, कान ढलकाना मतलब बच्चों मुहावरा है ध्यान से सुनना। कान ढलकाने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। मतलब आप तो क्या करो, बस ध्यान से जो कुछ भी बताया जाता है वो सुन लो, खाली आपका इतना ही काम है। घड़ी समय अब देखो घड़ी का उदाहरण देता है कि जैसे घड़ी क्या करती है कि घड़ी समय बताती है। किसी से पूछकर समय पता कर लो या फिर काम चला लो और अथवा स्वयं घड़ी देखना सीख लो, बस खाली ये आपको करना है। लेकिन घड़ी को पीछे से खोल करके उसके पुर्जों को जानने समझने की कोशिश मत करो। ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो कोई घड़ी साहब ही कर सकता है, मतलब जानकार व्यक्ति कर सकता है। तो वैसे धर्म के रहस्यों को जानने का काम उसका है, धर्म उपदेशक का है, आपका नहीं है। कितना उदाहरण कैसा दिया है। इस प्रकार धर्म के बारे में खोज तर्क करना धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, ये धर्म उपदेशक कहते हैं भाई। तो लेखक ने देखो इन पर यहां पे व्यंग्य किया है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है कि धर्माचार्य नहीं चाहते कि आप धर्म की बारीकियों को समझे। क्यों, अगर समझ लिया तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर मान लो आम जनता जागरूक हो गई, अगर उन्होंने देख लिया तो फिर ये धर्म के सारे बंद हो जाएंगे। हमें भी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेखक क्या कहता है, आप भी जानिए धर्म के बारे में। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उसको ठीक करने की विधि आना जरूरी है। बार बार कब तक जाओगे आप उसके पास में, अरे आप कम से कम पता तो करो ना अंदर कैसे चलता है, क्या सिस्टम है, खोल करके अपनी घड़ी अपन क्यों नहीं देखा भाई। इसी प्रकार धर्म के बारे में भी जानना परखना आवश्यक है। इस लघु निबंध के माध्यम से लेखक ने धर्म के उपदेशकों द्वारा धर्म के रहस्यों को जानने पर लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत से गलत ठहराया है।
कि भाई हम तो घड़ी को खोलेंगे, हम तो घड़ी के पुर्जे गिनेंगे, हम तो उसे फिर से फिट करेंगे। तो इसी तरीके से हम तो धर्म के बारे में भी जानेंगे, हम तो धर्म के रहस्यों का पता लगाएंगे। आगे क्या कहता है, और उस पर कठोर प्रहार किया है। लेखक के अनुसार मनुष्य को धर्म के रहस्यों का जानने से रोका जाना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हमारा दूसरा हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ढेले चुन लो। अब इसमें से छोटे छोटे कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसलिए ध्यान से आप भी सुन लो, आप भी सुन लो। क्या है सुनना है, ढेले चुन लो वाला जो लघु निबंध है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है ना तो ये बहुत बड़े नाटककार हुए हैं इंग्लैंड में, है ना, अंग्रेजी के बहुत बड़े नाटककार हुए। उन्होंने कितने ही सारे नाटक लिखे, उन्होंने ट्रेजडीज लिखी एंड उन्होंने कॉमेडीज लिखी एंड उन्होंने खूब सारी चीजें लिखी है। तो उसमें से एक नाटक है इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। इस नाटक में बच्चों क्या होता है कि उसकी जो नायिका है, उस नाटक की जो हीरोइन है जिसका नाम है पोर्सिया, वो अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, उसका चुनाव करती, चुनती मतलब उसका चुनाव करती है। उसी तरीके से एक अपना नाटक है हिंदी का हरिश्चंद्र, जो उसके लेखक है उनका नाटक है दुर्लभ बंधु। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा कि शेक्सपियर के नाटक का नाम क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, या मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका नाटक है, शेक्सपियर का नाटक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन का क्या नाम है, उसकी नायिका का क्या नाम है, पोर्सिया नाम है। इसी तरीके से हरिश्चंद्र के नाटक का क्या नाम है, जो ढेले चुन लो पाठ में निबंध में आया है, तो उसका नाम है दुर्लभ बंधु। या दुर्लभ बंधु किसने लिखा है, तो हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें यह लिखा है कि जो पूर्व श्री है ना, उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती है, एक पेटी सोने की, दूसरी पेटी चांदी की और तीसरी पेटी लोहे की। उसको बिठा दिया, 3 पेटियां रख दी। अब जो आएगा उसे विवाह करने के लिए वो उसमें से एक पेटी को वो चुनेगा। अब जिस पेटी में अलग अलग कलर की, अलग अलग धातु की बनी हुई पेटी है, जिस पेटी में उसकी फोटो निकलेगी उस लड़की की, उसी से विवाह किया जाएगा, बाकी को वापस भेज दिया जाएगा। तो देखो क्या है, एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है, उसकी वहां पे मूर्ति बना करके रखी गई है, वही चुनेगा तो ही होगी शादी, बाकी 2 पेटियां खाली है भाई। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इसमें से एक पेटी चुन लो, और अकड़बाज व्यक्ति होगा वो सोने की पेटी चुनेगा और फिर उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके भीतर वो मूर्ति नहीं मिलेगी उसे। तो अब ध्यान रखना, कौन सा व्यक्ति सोने की पेटी चुनेगा, यह प्रश्न भी बन सकता है, अकड़बाज व्यक्ति। दूसरा आएगा लोभी व्यक्ति। अब वो लोभी व्यक्ति क्या करेगा, चांदी की पिटारी चुनेगा, वो चांदी की जो टोकरी है, पेटी है, उसको उठाएगा और उसको भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लोभी व्यक्ति चांदी की पेटी उठाएगा, और हां, सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी चुनता है और उसे पहला इनाम मिलता है, उससे उसकी शादी करवाई जाती है। ये एक परंपरा थी भाई। तो ऐसे ही ठीक लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी, और इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, नर प्रश्न पूछता था नारी को, या नर पहेलियां पूछता था, नारी को जवाब देना पड़ता था भाई। हाँ, अब देखो, स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर किसी बेटी के बाप के यहां पहुंच जाता था कोई भी व्यक्ति जो शादी का इच्छुक होता था। वहां जाकर के वो क्या करता था, उसे गाय भेंट करता था, गाय देता था। इसके बाद वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखता था और कहता था इसमें से एक चुन लो। वो ढेला अपने साथ लेके जाता होगा, मिट्टी के ढेले अलग अलग मिट्टी के, वो उस कन्या के सामने रखता, कहता इससे एक चुन लो। नर जानता था कि इस ढेलों में किसकी मिट्टी, क्योंकि वो तो खुद लेके आया है, वो ढेले 7 ढेले वो अपने साथ लेके आया, तो उसको तो पता था कौन सी मिट्टी किसकी है। लेकिन जिस कन्या के सामने रखा जाता तो उसको नहीं पता होता था। कन्या जानती न थी, यह तो लॉटरी की बुझोबल ठहरी। अब नर पूछेगा, नारी बुझेगी, तो ये वाली प्रथा थी। चौराहे की मिट्टी थी, उसमें शमशान की धूल की मिट्टी, चीजें आदि मिट्टी होती थी। अब यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगी थी। जो मिट्टियों का ढेले रखे जाते थे उसमें से अगर कोई कन्या वेदिक जो होती थी, वेदी मतलब जो हवन कुंड होता है, जो यज्ञ होता है, उसकी जो मिट्टी होती है, उससे अगर बनी हुई वो ढेला अगर चुन लिया तो क्या होगा, वैदिक संतान होगी। गोबर से बना हुआ ढेला अगर चुन लिया तो पशुओं का धनी होगी। अब देखो यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे कि अगर भाई वेदी का ढेला उठा लेते थे तो किस प्रकार की संतान होती थी, गोबर से बने हुए ढेले को उठाने पर कौन सी संतान होती थी। ढेले उठा कौन रहा है, ये उस लड़के को उठाना पड़ता था। लड़का तो अपने साथ लेके जाता था, साथ ही साथ लड़का अपने साथ एक गाय लेके जाता था जो यहां पे भेंट करनी पड़ती थी। उसके बाद देखो, खेत की मिट्टी छू ली तो पुत्र जो है वो जमींदार होगा। मसान की मिट्टी, अगर शमशान की मिट्टी पर हाथ लगा दिया तो भाई उसे बहुत अशुभ माना जाता था, और यदि उस नारी का ब्याह उस व्यक्ति के साथ हो जाता था तो वो घर शमशान बन जाता था, वो घर नरक बन जाता था।
अब देखो भाई, जैसे जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देख करके, यश सुन करके स्वयंवर करती थी। हमने भी कई सारे इसके जो है वो इतिहास में इस घटनाएं पढ़ी है, जैसे पृथ्वीराज चौहान का स्वयंवर। तो उसमें क्या होता था कि वैसे ही वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआ करके स्वयं पत्नी का वरण करते थे। अब आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहां तक उचित है भाई? अब ये विश्वास, ये मान्यता है ना, पर लेखक यहां प्रश्न उठा रहा है कि आप सोचो ना, क्या ये सही है? अब किसी पे भी हाथ तो पड़ जाए भाई, तो हाथ पड़ना कोई गारंटी थोड़ी होती है जिंदगी की। आगे क्या है कि हम मंगल, बृहस्पति, शनिचर की कल्पित चाल का भी कल्पित हिसाब रखते हैं, कल्पना कर लेते हैं। वात्स्यायन के अनुसार आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है। आप सोचो कि ये कल्पना करके कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अरे आज जो हमारे पास उपस्थित है ना, उसको देखो ना। कल कोई कह देता मोर मिलेगा, अरे आज अगर कबूतर मिल रहा है तो उसे ले लो ना। तो आज जो सामने है उस चीज को देखो आप। तो आज का पैसा कल की मोहर से अच्छा है, और तब आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। और एक बात कबीर जी ने कही है, यहाँ पे ध्यान रखना, कबीर जी की इस बात को ध्यान से समझना और इस दोहे को अच्छी तरह से याद भी कर लेना। क्या कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब जैसे हालांकि यहाँ पे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है कबीरदास जी ने। जैसे मूर्ति पूजा होती है तो हम किसी पत्थर को भगवान का उसका भगवान मान करके और हम उसको पूजा करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, उसको अगरबत्ती करते हैं, उसको दीवा धूप करते हैं। कबीरदास जी यहाँ पे विरोध करते हैं कि पत्थर को पूज रहे हो और इससे अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूं, पहाड़ में तो कितने सारे पत्थर हैं। फिर क्या कहते हैं, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इससे तो बढ़िया है कि जो चक्की होती है ना, चक्की जिस जो पत्थर होते हैं, दो पत्थरों से बनती है, और वो कम से कम उस चक्की को पूजो, क्योंकि वो उससे आटा पीसता है और आटे से पूरा संसार अपना पेट भरता है। तो ये मूर्ति पूजा पर इन्होंने विरोध किया बच्चों। अब इस लघु निबंध का प्रतिपाद्य यह है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि से चुनाव करना चाहिए, न कि मिट्टी के ढेलों से। मतलब अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जो सामने आपको दिख रहा है अपनी बुद्धि से चुनाव करो, जो आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे वो चुनना चाहिए। जो रूढ़ियां और परंपराएं अतर्क संगत और बुद्धि विरोधी हो उन्हें त्याग देना ही श्रेष्ठ करें। परंपरा मान करके हम इन गलत इस प्रकार की चीजों को नहीं माने, और यही इस लघु निबंध की शिक्षा है। तो इस तरीके से भाई हमें जो है वो ये यहाँ पे हमने 3 लघु निबंध पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया। तो ये हमने पढ़ा है, शुरुआती है। ये जो लेखक है इसमें एक जो बालक बच गया उसमें से ये एक लिया गया है गद्यांश है, और इसका आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी। ध्यान से पढ़ना कि जहां सप्रसंग व्याख्या होता है वहां पे संदर्भ लिखना है, वहां पे प्रसंग लिखना है, और वहीं पर आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या और विशेष लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में है ना। अंतरा भाग 2 में आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो लिखा है अंतरा भाग 2, इसको अंडरलाइन कर लें और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लें। और आप चाहे तो इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या ब्लैक पेन से भी, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो लिख सकते हो। और लिखा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध सुमेरनी के मन के, एक बार फिर से सुमेरनी के मन के को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे, लिख देंगे कि पाठ, और एक बार फिर से बालक बच गया, पाठ को फिर से अंडरलाइन करना है, से लिया गया है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, मैं अंडरलाइन करने की क्यों कह रहा हूं, ये पूरी आपकी लाइनें पढ़ता नहीं है एग्जामिनर, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिर अब एग्जामिनर नहीं पढ़ता तो आप कहोगे हम लिखें क्यों, लिखना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, ये की पॉइंट्स जो है ना वो ढूंढेगा। अच्छा अंतरा भाग 2 लिखा बच्चे ने, हाँ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ गया, सुमिरनी के मन के आ गया, बालक बच गया, बस ये हो गया उसका काम। उसके बाद फिर प्रसंग। अच्छा प्रसंग में थोड़ा सा पड़ेगा लेखक वहां से है ना, क्योंकि उनके पास जो कॉपीज होती है वो इस तरीके से चेक करते हैं, फास्टली चलते हैं। यहां पर लेखक ने बालक पर समय से पूर्व शिक्षा के बोझ को लादने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। अंडरलाइन कर देगा एग्जामिनर, हो गया आपका काम, है ना। वो की पॉइंट्स ढूंढेगा, तो जो मुख्य बात होती है वो लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, व्याख्या करिए। तो अब व्याख्या में तो आप लिख ही सकते हो, जो गद्यांश की व्याख्या करना कोई विशेष बात नहीं होती है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना और इसकी व्याख्या कर लेना। और अंत में फिर क्या करोगे, अंत में आपको यहां पे लिखना है विशेष करके, और विशेष करके आप 3-4 पॉइंट बना लेना। जैसे कि हाँ ये तो इसकी व्याख्या हो गई, और ये है अब विशेष। तो विशेष में क्या लिखेंगे, लेखक ने
प्रदर्शन प्रिय लोगों पर व्यंग्य क्या है, जिनको दिखावा पसंद होता है ना उस पे व्यंग्य क्या है। क्यों? क्योंकि क्या कहा था यहाँ पे ये जो गद्यांश है इसमें क्या है कि भाई एक विद्यालय का कार्यक्रम था, खूब सारे लोग आए हुए थे, एक बालक को वहां पे खड़ा कर दिया, 8 साल की उम्र थी, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे, लोग बड़ी वाहवाही कर रहे थे, वाह क्या बालक है, कितना होशियार है। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा था ना भाई, तो ये प्रदर्शन प्रिय जो लोग होते हैं उन पर व्यंग्य क्या, क्या तुम बच्चे पर शिक्षा थोप रहे हो, डाल रहे हो। उसके बाद शिक्षा में रटंत को बुरा बताया गया। रटना नहीं है किसी भी चीज को, आपको भी जैसे बार बार कहा जाता है कि भाई आप रटिए मत, चीजों को याद करिए, तो रटंत विद्या पर भी जो है वो इसे बुरा बताए। वाक्य विन्यास बेजोड़ है, किस वाक्य को किसके साथ मिलाना है, किस वाक्य का कहां प्रयोग करना है, ये बड़ा इसने लेखक ने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से बताया और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास बच्चों। इस क्लास का नाम है अपनी चाय पत्ती वाली क्लास। ये मॉर्निंग में मिलेगी आपको एवरीडे 7:30 बजे। हालांकि अब इसका टाइम में चेंज करके आपको इसका 7 बजे करेंगे। और इससे पहले हिंदी साहित्य की जो 2000 प्रश्नों की सीरीज है वो मिलती है। इसके बाद फिर आपको हिंदी अनिवार्य की जो 2000 प्रश्नों की सीरीज है वो मिलती है। तो ये 3 क्लासें तो हो गई मॉर्निंग में, और 3 क्लासें अपनी इवनिंग में होती है। 2 तो होती है लाइव क्लासें, पॉलिटिकल साइंस की 7 बजे लाइव क्लास, ज्योग्राफी की 8:30 बजे लाइव क्लास, और 7:30 बजे शाम को होती है इंग्लिश का जो हमारा जो हमने कैप्सूल सीरीज शुरू करी है। अभी आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, उसका तीसरी जो पोइम है उसे पढ़ेंगे। वो मिलती है आपको शाम को 7:30 बजे। तो शाम को 7 बजे, 7:30 बजे और 8:30 बजे। तो इस तरीके से अभी अपना शेड्यूल पूरा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अपना ऐप है एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। ये ऐप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है आपको, बहुत मिनिमम रेट पे आपको ओनली 99 रुपए में पूरा कोर्स दे रहे हैं, ओनली 99 रुपीज में आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स हमने सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हो, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य का, तो ओनली 29 रुपीज में आपको बच्चों मॉडल पेपर मिलेगा। अगर आपको केवल नोट्स पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज तो ओनली 11 रुपए में आपको नोट्स मिलेंगे बच्चों। आपको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो ओनली 21 रुपए में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जैसे ही टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा आपने कितने नंबर प्राप्त किए टोटल में से, और आपकी रैंक क्या है, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप कहां पे रैंक कर रहे हैं, इस बात का पता चलेगा। और अगर अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप उस टेस्ट को दोबारा दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। तो इससे आपको अपना कॉम्पिटिशन लेवल का पता चलेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। ये सारी चीजें अपनी ऐप में मिल जाएगी। अपना नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको अपनी जो लिंक है वो सारी लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक, कोर्सेज की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपनी क्लास जो अपन जारी करते हैं उसका लिंक जो है वो उसमें शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।